डीएमआईसी और डीएमएडीवी मेथोडोलॉजी। आप अपने प्रोजेक्ट के लिए किसे पसंद करते हैं? इस लेक्चर में हम सिक्स सिग्मा मेथोडोलॉजी में आम तौर पर उपयोग किए जाने वाले टूल्स और स्ट्रेटेजी के संबंध में जानेंगे। इन टूल्स और स्ट्रेटेजी की एक महत्वपूर्ण संख्या का उपयोग क्वालिटी एक्सपर्ट अर्थात गुणवत्ता विशेषज्ञों और व्यावहारिक विश्लेषकों द्वारा काफी लंबे समय से किया गया है। सिक्स सिग्मा, डीएमआईसी और डीएमएडीवी मेथोडोलॉजी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पद्धति के अंदर टूल्स और स्ट्रेटेजी के उपयोग को औपचारिक बनाता है। इसलिए इससे पहले कि हम बिजनेस एक्सीलेंस के लिए सिक्स सिग्मा दृष्टिकोण पर चर्चा शुरू करें, हमें दो मूलभूत दृष्टिकोण डीएमआईसी और डीएमएडीवी को समझने की जरूरत है। अब एक सीधा सा सवाल उठता है, अर्थात क्या प्रोजेक्ट के लिए कोई प्रक्रिया उपलब्ध है या क्या हमें कोई प्रक्रिया या उत्पाद विकसित करना है? इसके आधार पर यदि प्रक्रिया पहले से मौजूद है तो हम डीएमएआईसी पद्धति का पालन करेंगे, और यदि प्रक्रिया मौजूद नहीं है तो हम डीएमएडीवी पद्धति का पालन करेंगे। डीएमएआईसी पद्धति मेक पद्धति के 5 अलग-अलग चरण हैं। प्रथम चरण को डिफाइन अर्थात निर्दिष्ट करना अर्थात सीमा स्थिर करना चरण कहा जाता है। इस चरण में सबसे महत्वपूर्ण प्रदर्शन अर्थात परफॉर्मेंस क्राइटेरिया का चयन है, जो ग्राहक के स्पेसिफिकेशन और आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए महत्वपूर्ण है। इसलिए हम परियोजनाओं के अपेक्षित परिणामों और सीमाओं को परिभाषित अर्थात निर्दिष्ट करते हैं। दूसरे चरण को मेजर अर्थात माप चरण कहा जाता है। इस चरण में हम माप प्रणाली बनाते हैं और मान्य करते हैं, जिसका उपयोग हम सिक्स सिग्मा प्रोजेक्ट्स में करेंगे। तीसरे चरण को एनालाइज अर्थात विश्लेषण चरण कहा जाता है। इस चरण में हम वेरिएशंस टाइप्स अर्थात विविधताओं के स्रोतों और उनकी एक दूसरे पर निर्भरता की पहचान करते हैं। यह चरण उन कार्यों को लागू करने के लिए अंतर्दृष्टि प्रदान करता है जिन्हें हम सुधार के लिए अपनाते हैं। डेमिक पद्धति के चौथे चरण को इम्प्रूवमेंट अर्थात सुधार चरण कहा जाता है। सुधार के कदम लाभ को बनाए रखने के लिए हैं और यह सुनिश्चित करने में मदद करते हैं कि सभी इंडिपेंडेंट वेरिएबल अर्थात स्वतंत्र चर के लिए सुधारात्मक कार्रवाई की जाती है, ताकि परियोजनाओं के डिपेंडेंट वेरिएबल अर्थात आश्रित चर को ठीक से संबोधित किया जा सके। यहाँ हम प्रक्रिया संबंधों की भी खोज करते हैं और बेहतर परिणाम के लिए नई प्रक्रियाएं स्थापित करते हैं। अंतिम और पांचवें चरण को कंट्रोल अर्थात नियंत्रण चरण कहा जाता है। इस अंतिम चरण में हम सुधार प्रक्रिया के दौरान हासिल किए गए लाभ को बनाए रखने के लिए कार्यान्वित सुधारों को नियंत्रित और मॉनिटर करते हैं। डीएमएडीवी पद्धति। डीएमएडीवी पद्धति के 5 अलग-अलग चरण हैं। पहले चरण को डिफाइन चरण कहा जाता है। इस चरण में हम परियोजना को पहचानते हैं और आरंभ करते हैं। इसके अलावा हम संपूर्ण परियोजना के लिए स्कोप और योजना का विवरण भी देते हैं। अगले चरण को माप चरण कहा जाता है। इस चरण में हम ग्राहक की जरूरतों को समझते हैं और उन जरूरतों के गुणवत्ता से महत्वपूर्ण पहलुओं पर निर्णय लेते हैं। अगला विश्लेषण चरण है। इस चरण में वैचारिक डिजाइन विकसित किए जाते हैं और पहले उच्च स्तरीय सत्यापन और सत्यापन के लिए उच्च स्तरीय डिजाइन बनाए जाते हैं। यह हिस्सा इस बात पर निर्भर करेगा कि हमने किस प्रकार की विकास परियोजना ली है। उदाहरण के लिए, यदि हमने एक इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन विकसित करने का निर्णय लिया है, तो हमें परियोजना को कई विकास परियोजनाओं में विभाजित करना होगा, जैसे बैटरी, मड गार्ड, स्टीयरिंग हैंडल और चेसिस इत्यादि।
जबकि हम बैटरी विकास को सत्यापित और मान्य करते हैं। हमें केवल बैटरी और मोटर को सहारा देने के लिए एक संरचना की जांच करनी पड़ सकती है, जो कि अंतिम डिजाइन का हिस्सा नहीं हो सकता है। अगला चरण डिजाइन चरण है। इस चरण में हम नए उत्पाद के लिए एक विस्तृत डिजाइन बनाएंगे और नियंत्रण योजना की पहचान और विवरण देंगे। यह नियंत्रण योजना हमें बाद के चरण में मापदंडों को समझने की प्रक्रिया को समझने में इसके बाद अलग अलग इकाइयों के डिजाइन को अंतिम रूप देने के बाद, यदि आवश्यक हो तो हमें एक प्रोटोटाइप बनाना होगा और फिर संपूर्ण सत्यापन के लिए पूर्ण पैमाने पर प्रक्रियाएं लागू करें। DMIC बनाम DMADV। अब आइए समझें कि इन दोनों पद्धतियों का उपयोग कब, कहां और कैसे करना है। तो अब दोनों तकनीकों में सबसे सामान्य चरण डिफाइन है। डिफाइन करने के बाद आपको यह पूछना होगा कि क्या कोई प्रक्रिया पहले से मौजूद है। यदि नहीं, तो हमें DMADV मार्ग का अनुसरण करना होगा, और यदि हाँ और प्रक्रिया पहले से मौजूद है, तो हमें मौजूदा प्रक्रिया को मापना होगा। मापने के बाद हमें विश्लेषण करना होगा और सुनिश्चित करना होगा कि प्रक्रिया नियंत्रण में है या नहीं। यदि प्रक्रिया नियंत्रण में है, तो सवाल उठता है कि क्या यह सक्षम है या नहीं। यदि सक्षम नहीं है, तो हम सुधार करते हैं और फिर नियंत्रण करते हैं। लेकिन यदि प्रक्रिया सक्षम है, तो हम नियंत्रण करना छोड़ देते हैं। यदि प्रक्रिया नियंत्रण में नहीं है, तो हम कारण ढूंढते हैं और कारण को हटा देते हैं। और फिर हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि क्या कारणों को दूर करने के बाद यह सक्षम है, और फिर हम सुधार करेंगे और फिर नियंत्रण करेंगे। एंड ऑफ द सेशन। सीखने को और अधिक आकर्षक बनाने के लिए हमारी रिसर्च टीम ने आपकी समझ का परीक्षण करने के लिए एक लघु प्रश्नोत्तरी तैयार की है। आप प्रश्नोत्तरी का लिंक नीचे विवरण में पा सकते हैं। इसे पूरा करने के लिए कुछ मिनट का समय लें और बेझिझक इसे अपने सहकर्मियों, दोस्तों और ऑनलाइन साथियों के साथ साझा करें। जाने से पहले बेल आइकन दबाना न भूलें। यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं की है, तो अब समय है। नवीनतम जानकारियों से न चूकें। मैं आपको अगले वीडियो में देखने के लिए उत्सुक हूँ।